चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन हो गया था, रासायनिक परिवर्तन हो गया था, और अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। हेडिंग लगाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिनमें रसायन पदार्थ क्या होंगे, भाग लेंगे। और रसायन पदार्थ जब भी भाग लेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, या किसी पदार्थ का विघटन होकर फिर कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा। वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपको एग्जाम में परिभाषाएं पूछेगा नहीं, इसलिए ऐसी चीज़ों को लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो पहले तो नाम लिख लो कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं अपन पढ़ने वाले। नंबर 1, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक तो कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो अपन पढ़ेंगे अपचयन। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो गया, वॉइस मैं तो बोल रहा हूं, ये कम हो गई बड़ा, ठीक है। नंबर 3 है, नंबर 3 लिखेंगे रेडॉक्स। अब सही हुई है आवाज, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया। गई रे भैया, गई रे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गई गई ना। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आ गई ना, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 4 लिखेंगे ऊष्मा क्षिपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षिपीय अभिक्रिया बोले तो एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन। नंबर 5 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मल, एंडोथर्मल रिएक्शन, एंडोथर्मल रिएक्शन। नंबर 6 तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। नंबर 6 लिखें तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। नंबर 7 मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, स्लो, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। नंबर 8 विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन
अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 9, अरे यार ये क्या हुआ? ये नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो उससे भी ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा, पूरी स्किन चली जाएगी इससे ना? बस इतनी चाहिए थी। चलो नंबर 9, नंबर 9 कौन सी बची? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। ये 9 अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में। कौन सी? अवक्षेपण। अवक्षेपण अलग चीज होती है। अभिक्रिया किसने कहा उसको? अवक्षेपण तो एक प्रक्रिया है। अवक्षेपण का मतलब होता है पदार्थों का जमना। जैसे दवाइयों पे आप देखते हैं सेक्वेल बिफोर यूज, ऐसे लिखा होता है कि दवा को पीने से पहले हिलाएं, वो अवक्षेपण होता है। ठीक है, मिसेल कणों का निर्माण होता है उसमें, पदार्थ का नीचे जमना आता है उसमें। ठीक है, हो गया? चल लाओ मेरे को तो 81। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया प्रिस्क्रिप्शन रिएक्शन का उदाहरण है? अवक्षेपण प्रक्रिया का उदाहरण होता है, ये अभिक्रिया का उदाहरण नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, अवक्षेपण का मतलब होता है पदार्थों का जमना। NaCl AgNO3 ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो NaNO3 AgCl नीचे जम जाता है, उसको अवक्षेपण कहते हैं। पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अवक्षेपण ही पढ़ाऊंगा, अभिक्रिया के नाम से नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जमना मैंने उदाहरण दिया ना अभी आपको। एक दवाई होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है सेक्वेल बिफोर यूज, उपयोग में लेने से पहले दवा को हिला लें, कारण उसके पदार्थ नीचे जम चुके हैं, उसे अवक्षेपण कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, पानी का गिलास लिया, उसमें रेत को घोल दिया और थोड़ी देर उसको रख दिया, क्या होगा? रेत नीचे बैठ जाएगी। ये क्या कहलाता है? प्रिक्षेपण कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण होना कहलाता है। जो अभिक्रिया नहीं है, दैट इज ए प्रोसेस, ये प्रक्रम है। ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो अवक्षेपण का उदाहरण है, ये है इसका मतलब। तो ये लिखने में कुछ मिस्टेक हुई कि ये 4 अभिक्रियाएं दी हैं आपको, इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेपण हो रहा है, ऐसे मतलब है इसका। ठीक है, चलिए हाँ, और क्या था? 84 देना। वैसे पूरे होने के बाद आपको आ जाएंगे क्वेश्चन, आगे दिक्कत आएगी नहीं। 84 फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ, ये लो, ये अंगूठे की दिशा में धारा की दिशा। ठीक है, तो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? अरे भाई, धारा की दिशा को प्रेरित करता है यार, सिंपल है, ये लो। किसकी गति को करेगा, क्यों करेगा? दक्षिण हस्त का नियम ये कहता है ये दायां हाथ है और ये मैंने पकड़ लिया इस तार को, तो अंगूठे की दिशा हमेशा धारा की दिशा को बताती है, मुड़ी हुई अंगुलियां उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। हाँ, फेराडे पर दिमाग जा रहा है आपका, फेराडे पे मत लेके जाओ दिमाग, ठीक है? ये फ्लेमिंग का है। चलिए, इतना ही है, लिख लिए। और क्या क्वेश्चन थे और पूछने, पूछ लो, है ना? पूछते रहना बीच बीच में, कोई आ जाए या फिर लग रहा है आपको तो एक आधा पूछ लो शुरू में ही, फिर मैं इनके बारे में लिखाना चालू करूं। आधे ने तो दिया ही नहीं होगा टेस्ट। कितना? 100। ला भाई, 100 नंबर क्या करा देखें, 100 नंबर। अरे वाह, क्या बात है। प्रश्न संख्या 100, द्विआबंध डबल बॉन्ड वाला एक असंतृप्त, ध्यान दो तब तो बताऊं, ठीक है? द्विआबंध वाला एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है द्विआबंध, एक लिखा हुआ है असंतृप्त और एक लिखा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये शब्द लिखे हुए हैं भाई साहब। आ जाओ देखें क्या करना चाह रहा है पर्सन, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। आबंध का मतलब क्या होता है? बंध, बॉन्ड, और बॉन्ड होते हैं कितने प्रकार के? 3। एक तो होता है एकल बंध, क्या होता है? एकल बंध, सॉरी, हाँ भाई, अब देखो, एकलबंध ये हो गया एकलबंध, ये एक होता है द्विबंध, क्या होता है? द्विबंध, ये हो गया द्विबंध। एक हो गया त्रिबंध, कौन सा बंध हो गया? त्रिबंध। यानी कि बंध कितने हो गए? 3। एकल बंध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। द्विबंध को पाई से। किससे करेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, द्विबंध में कितने बंध हैं? 2। कौन कौन से? एक सिग्मा, सॉरी इसको तो पाई से करेंगे, मैंने द्विबंध बोला। त्रिबंध में कितने बंध हैं? त्रिबंध में हमेशा ये पाई बंद है, नीचे वाला पाई है और बीच वाला सिग्मा बंद है। ये हालांकि आपको पढ़ाऊंगा तब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल, ठीक है? तो वहां दिमाग खराब हो जाता है कि पूछ क्या रहा है। अभी आप केवल इतना सीखो, 3 बंद है, ओके। अगला शब्द है असंतृप्त। 2 चीजें हैं, कोई भी पदार्थ जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी संतृप्त, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। अब इसका मतलब क्या समझते हो आप? संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त जो है वो बंध के आधार पर होते हैं। किसके आधार पे? बंध के आधार पर होते हैं। अगर किसी पदार्थ में केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त कहलाएगा, अगर किसी पदार्थ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा, ठीक है? तीसरा शब्द है इसने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जिसमें CHO पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये भी अलग अलग होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, आगे पढ़ाऊंगा आपको कार्बोहाइड्रेट में। पर्सन क्या कर रहा है? आ जाओ, ये कह रहा है डबल बॉन्ड वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट है, जबकि इसमें होना चाहिए था हाइड्रोकार्बन। पहले तो इसको कार्बोहाइड्रेट को काट दो, हाइड्रोकार्बन है ये, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, ऐसा किसी भी विकल्प में CHO नहीं है, केवल C और H है, और जिनमें केवल C और H होते हैं वो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आपके कार्बन और उसके अपरूप वाले चैप्टर में, जिसमें हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन एक बंध वाले, एल्कीन डबल बंध वाले और ट्रिपल बंध वाले एल्काइन। तो कार्बोहाइड्रेट का काट के हाइड्रोकार्बन शब्द करो पहले तो वहां पे, ठीक है? ये हाइड्रोकार्बन शब्द है, ठीक है? पकड़ लिया अपने यहाँ से। अब आ जाओ, अब हाइड्रोकार्बन है तो C और H ही होंगे, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब ये हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। संयोजकता का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज द वैलेंसी?
सीधा याद रखो, अन्य के साथ जुड़ने की क्षमता। जैसे किसी का टैलेंट होता है 2 के साथ, किसी का 3 के साथ, किसी का 4 के साथ, है ना बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन का कितने के साथ होता है? 4 के साथ। एक कार्बन अपने चारों ओर 4 पदार्थों को जोड़ सकता है। एक कार्बन अपने चारों ओर क्या कर सकता है? 4 पदार्थों को जोड़ सकता है। वो स्ट्रक्चर कैसी भी हो सकती है, लेकिन बॉन्ड 4 ही होंगे। कितने होंगे? 4 ही होंगे। ठीक है, आ जाओ। अब एक रहा कि भाई साहब इनमें एक ऐसा है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? तो पहले तो सीधा ही उत्तर आ गया कि डबल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा? असंतृप्त होगा। कैसा होगा? और डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ये तो फिक्स हो गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी बाकी है? 2। इसकी संयोजकता 2। तो किससे पूरी करेंगे? है ही दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, तो इसी से पूरी करेंगे। H H H H जोड़ लो। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। C2H4 देखो है क्या? C2H4 नहीं है, कोई बात नहीं, मत रहने दो, कोई बात नहीं, मत रहने दो। ये तो सीधा सीधा आ गया, लेकिन उसने अपने को ये विकल्प ही नहीं दिया इतना आसान। तो हम बात कर लेते हैं पहला विकल्प C3H4। देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, डबल बॉन्ड तो होगा। ये तो अगले ने पहले कह दिया कि द्विआबंध है, कोई भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। अब इनकी संयोजकता पूरी करो। 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 हाइड्रोजन है ही नहीं, लगा देंगे कहां से? इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं है, पहला तो नहीं है। दूसरा C2H2, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो एक ये लेगा, एक ये लेगा। इसकी संयोजकता 3 बाकी है, इसकी 3 बाकी है, दोनों के बीच में त्रिबॉन्ड लगाया, जबकि त्रिबॉन्ड के लिए तो वो कहीं नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि डबल बॉन्ड है, ये भी उत्तर नहीं है। तीसरा C3H8, C3H8, 3 कार्बन 1 2 3। कार्बन हमेशा श्रृंखला में ही होंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा होगा कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन को हमेशा सीधी रेखा में ही लिखेंगे। ठीक है, बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, इनके साइड में आ सकता है। हाइड्रोजन 8 है, एक काम तो पहले ही कर दो, द्विबंध कह रखा है तो कोई से पर भी द्विबंध लगा दो, कोई से कार्बन के बीच में। अब इसकी संयोजकता कितनी बाकी है? किससे पूरी करेंगे? इसकी संयोजकता एक बंध तो होगा ही होगा, अंडरस्टूड है कि एक बंध तो होगा ही होगा। ठीक है, इसकी संयोजकता 1 बाकी है, इसकी 3 बाकी है। अब देखो सभी कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, क्या हो गई? 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। अब जोड़ लो, कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, C6 होना चाहिए था, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला वो तो बताऊंगा ना, इंतजार करोगे तो बताऊंगा। ये अपन पढ़ेंगे जब कार्बन वहां पढ़ेंगे ना, तो बड़े आनंद से पढ़ेंगे, आगे गलत नहीं होगा आपका प्रश्न कभी भी। 94 भी बता देता हूं। देखो एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका सूत्र होता है CnH2n+2। ध्यान दो रे, वही फॉर्मूले ध्यान दे। इधर एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा? रट लिया? रटना नहीं है, बस इससे 2 कम ये, इससे 2 कम ये, इसमें 2 कम करो तो CnH2n, ये लो 2 कम हो गए। अब ये इससे 2 कम, तो इससे 2 कम करो CnH2n, ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब उसने एल्कीन कहा था, ओके, डबल बॉन्ड कहा था, तो CnH2n वाला है। मान लो कार्बन की संख्या है 4, इसने दिया 3, कार्बन की संख्या 3 है, तो n की जगह 3 रखेंगे, तो C3H2 गुणा n की जगह 3, तो ये हो गया C3H, 3 दूनी 6, विकल्प नंबर 4 C3H6। हाँ, कौन सा प्रश्न? वाह क्या प्रश्न है, और पूछने वाला भी देखो साइंस का स्टूडेंट है। ठीक है, कंफ्यूज्ड, कोई बात नहीं, होता है, जो पढ़ा हुआ होता है ना उसी को कंफ्यूज होता है, जो नहीं पढ़ता ना तो उसको कंफ्यूज होता ही नहीं है। उसकी 2 ही चीज होती है, या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है। पढ़ने वाला कंफ्यूज होता है, यार ऐसा पढ़ा तो था। ये कह रहा है 94 कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है? मादा जनन कोशिका। अब मादा जनन कोशिका, एक तो मैं यहां कह दूं जंतु, और जंतु के अंदर होगी तो अंड कोशिका, कौन सी होगी? इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो काट दो, जो काफी बच्चों ने लगा रखा है। मैं कह सकता हूं कि काफी बच्चों ने लगा रखा है,
ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, कसम है रेलवे की। किस किसने लगाया? देखो काफी लगाया, कोई नहीं। वो यहां एक शब्द दे दिया उसने, आपने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा पौधों में। क्या कहा? पौधों में। तो प्लांट्स में अंडा, अंडा थोड़ी होता है प्लांट्स में। यहां पर हम बात करेंगे पौधों में, पौधे। अब पौधों में वैसे होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। ठीक है। आपने अगर कभी डायग्राम देखा हो फ्लावर का, ऐसे आपने डायग्राम देखा होगा। ये वाला जो भाग है ना, ये बीजांड है। क्या है ये? इस पूरे भाग को वैसे तो मादा जनन अंग कहते हैं। ये वाला मादा जनन अंग है, यहां से इस तरह से निकले होते हैं, ये नर जनन अंग होते हैं पुष्प के। हमें मतलब है मादा का पूछ रहे तो मादा से। अब मादा में भी 3 भाग है, ये वर्तिकाग्र है, यहां तक वर्तिका है, और ये बीजांड है। अब बीजांड के अंदर भी है, देखो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बीजांड के अंदर भी है। बीजांड के केंद्र में कोशिका, ये रही, ये बीजांड, ये इसका केंद्र, ये रही कोशिका। इसी कोशिका से परागकण यूं आके मिलेगा, तो एक केंद्रक परागकण का, एक इस बीजांड का, ये 1 और 1 2, ये तो 2n हो जाएगा। फिर इससे बाद में इसमें आगे जाके अंडे का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, फल बनेगा। ठीक है। 3 96 निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग कहते हैं? देखो मैंने आपको कल परसों रोगों की ट्रिक बताई थी, रोगों की ट्रिक बताई जिसमें जीवाणु के रोग बताए थे। मैंने बताए थे कि नहीं बताए थे? और जीवाणु के रोगों की ट्रिक क्या लिखाई थी मैंने? PTB व HTS। बात नहीं, पान खाकर DKGT के साथ आया, लिखाया था क्या? मतलब बताया था मैंने, ये बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था ये जीवाणु से आने वाले रोग हैं। P से प्लेग, TB से TB, यक्ष्मा, दमा, तपेदिक, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, H से हेजा, T से टाइफाइड, S से सिफिलिस, P से पट्टुसिस, A से अतिसार, N से न्यूमोनिया, D से डिप्थीरिया, K से कुष्ठ, G से गोनोरिया। और गोनोरिया जब बोला तो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने ये कहा था कि ये जनन अंगों से संबंधित रोग है, जिसमें जनन अंगों में सूजन आ जाती है। ऐसा मैंने शब्द बोला था। आपने लिखा नहीं लिखा, याद है कि नहीं है, रिकॉर्ड में सुनवा दूंगा। ठीक है। हालांकि वो तो मैं रोगों में पढ़ाऊंगा, इससे कोई बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि कर सकते थे आप। T से टिटनेस, तो ये है तो क्या? जीवाणु जनित रोग, लेकिन संबंधित किससे है? जनन अंगों से। तो जनन अंगों से संबंधित रोग है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है। भाई सेक्सुअल के समय ट्रांसमिट होता है, आगे बढ़ता है, तो STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये जनन अंगों में फैलता है। तो STD रोग है गोनोरिया। टाइफाइड नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, गोनोरिया है। D टाइफाइड, टाइफाइड क्या? अच्छा टाइफाइड क्या? और बोलो। हाँ गति, काई की गति? ये पता है किसकी गति है? और चालक कौन है? अरे चालक कौन है? लेके कौन जा रहा है? धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉनों की धारा की, इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसी को क्या कहते हैं? धारा। I बराबर Q/T। आवेशों के प्रवाह की दर क्या होती है? (96) क्या प्रश्न पूछा है, गजब। खंडी भवन, अरे वाह भाई। फ्रेगमेंटेशन जानते हो क्या? फ्रेगमेंटेशन, ये मुझे थोड़ा इंग्लिश में डाउट हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन तो वो नहीं होता क्या? किण्वन नहीं होता क्या? लिखा गया होगा, ये कुछ और है। खंडी भवन नाम से स्पष्ट है। खंडी भवन, खंड हो जाएंगे और उससे नया भवन बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, यानी एक खंड से नया बन जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है ये प्यारा सा भाई साहब, और इस प्यारे से भाई साहब का नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? इसलिए कहते हैं हाइड्रा अजर और अमर है। निम्न में से कौन सा जीव है जो अजर अमर है? हाइड्रा पानी में तैरता किसी चट्टान से टकराया, चट्टान से टकराया तो टुकड़े हो गए इसके। प्रत्येक टुकड़े से एक नया हाइड्रा बन गया। प्रत्येक टुकड़े से
नया हाइड्रा बन गया। एक टुकड़ा टूटा, उसे नया जीव बन गया, खंडी भवन। ठीक है, अब ऐसा इसमें कौन है, देखो क्वेश्चन नंबर 96। प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण व्यष्टि में विकसित हो सकता, अरे वाह, प्रत्येक एक टुकड़ा पूर्ण व्यष्टि बना रहा है, एक टुकड़े से पूरी की पूरी वो बन रही है। पहला सही है। इसके लिए जीव का बहुकोष क्यों ना आवश्यक है, जरूरी नहीं है। ये लैंगिक जनन का एक रूप है ना, लैंगिक जनन का है, ये तो कायिक जनन है। शरीर का कोई भाग टूटा, नया बन गया, जैसे आलू में आंखें हैं, काटा, आंख वाले भाग को उगा दिया, नया पौधा बन गया, क्या है, कायिक जनन है, लैंगिक नहीं है। इसमें जीव को भागों में तोड़ना शामिल है, भागों, इसमें जीव को भागों में तोड़ना शामिल है। वैसे देखो ये नियर बाई है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, तोड़ना शामिल है तो जीव को तोड़ दो, जरूरी थोड़ी है कि वो प्रत्येक टुकड़े से बने हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाई साहब ये लैंगिक जनन का रूप नहीं है। बहुकोशिकीय होना भी आवश्यक नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हो सकता है हाइड्रा के संदर्भ में इसको ले लिया हो तो कोई बात नहीं है। भाई तोड़ना, अच्छा होता तब ये कहते भाई तोड़ना शामिल है, तोड़ते तो हैं, नहीं है तो फिर आपका 3 ही होगा इसमें तो, क्योंकि लैंगिक जनन नहीं है तो कायिक जनन है सीधा सीधा। और बोलो, हो गया है 86 76। चलो फिर अभिग्रह पढ़ेंगे। (76) देखो रे भाई, ये है कॉपर ऑक्साइड और क्रिया कर रहा है किससे, ये ऊपर लग गया है नीचे, ठीक है। ये बन रहा है क्या, कॉपर प्लस। पहले तो ये देखो कि ये बना कैसे, अभिक्रियाओं में यही तो जानेंगे अपन। ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन 2 है, भाई सेम है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, Cu पर प्लस और इस पर क्या आएगा, माइनस आता है। हाइड्रो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, H2O। और ये कौन अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, कॉपर का स्थान किसने लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया, तभी तो H2O बना, कॉपर का स्थान। तो इस हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया, यहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा अपचयित, हाँ तो विस्थापन होगा ना, तो अपचयित पदार्थ, ये कह रहा है कि पदार्थ क्या बनेगा, वाह, अपचयित पदार्थ क्या बनेगा। पदार्थ तो 2 बन रहे हैं यहां पर, जल भी बन रहा है, कॉपर भी बन रहा है, लेकिन अपचयित पदार्थ क्या बनेगा, एक ऑक्सीकरण हो रहा है, एक अपचयन। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, दोनों ही लिखा है मैंने, वो आते ही आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा। कॉपर पर प्लस, इस पर माइनस, ये हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन ये माइनस वाला है ना, ये किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। कॉपर के पास क्या है, प्लस। जब भी किसी तत्व पर प्लस होता है उसका मतलब क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, कमी, जितने प्लस उतनी कमी, और माइनस लगा हो तो वृद्धि, अधिकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता ही माइनस है, तो जितने माइनस आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके बाद इसके पास क्या है, कमी है, इसके पास क्या है, कमी है। ये कमी कब पूरी हो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले। ये इलेक्ट्रॉन कौन है, कौन दे, जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका प्लस हट जाएगा, ये केवल इस अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी तत्व प्लस या माइनस की स्थिति में प्रकृति में नहीं रह पाता है, वो उदासीन स्थिति में रहेगा या किसी के साथ जुड़ के रहेगा। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। और यहां जो पदार्थ बन रहा है वो कौन है, कॉपर, तो कॉपर बन रहा है अपचित होकर, ये आपके उसी में ऑक्सीजन अपचयन में। और हो गया, चलो रे आ जाओ। ऑफलाइन का यही तो फायदा होता है ना कि भाई पेपर भी देते हो, सोल्व भी आ जाता है। ये अभिक्रिया है। अब पहले एक एक अभिक्रिया के बारे में अपन परिभाषाएं देख लेते हैं ना। पहला ऑक्सीकरण, नंबर 1 लगाएं ऑक्सीडेशन,
रेलवे में सिलेक्ट होना है तो साइंस बेहतरीन होनी चाहिए और उसके बाद मैथ बेहतरीन होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं तो कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि रीजनिंग तो ऑलरेडी वैसे ही सबकी ठीक होती है ना। एक बार पढ़ लेते हो तो ठीक हो ही जाती है, 20-25 में से 18-17 तो कर ही लेते हो। चलिए, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या समझते हो भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझते हो? ऑक्सीकरण का मतलब क्या मतलब है? मैं आपको कहूं कि चलो रेलवे में नौकरी दे दी जाएगी, ऑक्सीकरण बता दो क्या होता है, क्या बताओगे? ऐसे कुछ भी है? किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी तत्व या पदार्थ या यौगिक के साथ ऑक्सीजन क्या होगी? जुड़ेगी। 3 परिभाषाएं होती हैं ऑक्सीकरण की। कितनी परिभाषाएं? 3 परिभाषाएं ऑक्सीकरण की, जिसमें पहली परिभाषा लिखेंगे ऐसे करके, ए लिखो, जब किसी तत्व कोमा पदार्थ या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है, तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। मैं साधारण से उदाहरण लिखाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, उनमें मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपको करने हैं, फिर मैं बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, कार्बन है और इसके साथ जुड़ गया कौन? और ये बन गई क्या? उपरोक्त अभिक्रिया को देख के बताओ क्या है? ऑक्सीकरण है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो CO2 बन रही है, और हमें पता है कि CO2 कब बनती है? ऑक्सीडेशन में बनती है। जब ऑक्सीकरण होता है तब क्या बनती है? CO2 बनती है। तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये कैसे पता चला कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो तब भी जुड़ती क्या? अभिक्रिया के चिन्ह से पहले अगर प्लस है तो वो जुड़ने को बताएगा, अभिक्रिया के चिन्ह के आगे प्लस है तो वो अलग होने को बताएगा। ध्यान रखना, अभिक्रिया के चिन्ह से पहले प्लस है मतलब जुड़ रहे हैं, अभिक्रिया के चिन्ह से आगे प्लस है मतलब दोनों अलग हो रहे हैं। क्लियर? दूसरी परिभाषा इसी की ऑक्सीकरण की, बी, जब कोई तत्व, पदार्थ या यौगिक हाइड्रोजन का उत्सर्जन करे, हाइड्रोजन का उत्सर्जन करे तो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो गई? कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो किसी पदार्थ से। जब कोई तत्व, पदार्थ या यौगिक क्या करे? हाइड्रोजन का उत्सर्जन करे तो वो क्या होगा? वो भी ऑक्सीकरण होगा। पहली परिभाषा कि तत्व या पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़े। दूसरी परिभाषा तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो। जैसे ये है H2S, बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। और ये बन गया यूं, ये मैंने H के पास तीर का चिन्ह लगाया ऊपर, इसका मतलब समझ रहे हो? हाइड्रोजन गैस है जो ऊपर निकल गई, ये मतलब है। जिसके पास ये लगता है मतलब वो गैस है। अभिक्रिया के चिन्ह से आगे क्या लग रहा है? किसको बताएगा? अलग होने को। कौन कौन अलग हो रहा है? हाइड्रोजन। किससे? सल्फर से। इसका मतलब कोई तत्व है, इससे हाइड्रोजन अलग हो रही है, यही तो मतलब हुआ, ऑक्सीकरण होता है। हो गया? तीसरा लिखो,
जब कोई तत्व या पदार्थ या यौगिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, तो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसे भी क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये सोडियम है, ये अभिक्रिया का चिन्ह है और ये बन गया यूं, यहां पर आ जाएगा प्लस। अभिक्रिया के चिन्ह से आगे प्लस किसको दर्शाएगा? अलग होने को। कौन अलग हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। किससे? सोडियम से। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? एक। तो एक कमी को एक प्लस से दर्शा देंगे, तो एन पर लगा देंगे प्लस। ये तीन परिभाषाएं हो गई किसकी? ऑक्सीडेशन की। हो गया? नंबर 2 बात करेंगे अपचयन की। नंबर 2 हेडिंग लगाइए साथियों, अपचयन, रिडक्शन। अपचयन ठीक ऑपोजिट है किसके? ऑक्सीकरण के। ऑक्सीकरण की पहली परिभाषा क्या कह रही थी? कि जब किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़े, यह कहता है कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़े। कौन जुड़े? हाइड्रोजन जुड़े। तो लिखो पहली परिभाषा, जब किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो, या मैं जुड़े लिख दूं, हाइड्रोजन जुड़े, सिंपल भाषा में लिख देता हूं, हाइड्रोजन जुड़े, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए साथियों, ये लो, उसी को उल्टा कर देता हूं, हैं? एक ही एग्जाम्पल में काम निकाल दिया है। अभिक्रिया के चिन्ह से पहले प्लस किसको बताएगा? जुड़ने को। कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। किसके साथ? सल्फर नामक तत्व के साथ। H2S का बनना क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। कौन सा हो गया? अपचयन। दूसरी परिभाषा, उसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन निकल रही थी, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। लिखो, जब कोई तत्व, पदार्थ या
यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीजन बाहर निकले, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये CO2 है और इसका विघटन हो जाए C और O2 में, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, कार्बन से हट गई। तीसरी परिभाषा, उसमें क्या हो रहा था, तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इसमें तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो लिखो, जब कोई तत्व पदार्थ या यौगिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसे भी अपचयन, इसे भी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये Cl- हो जाएगा। अब आपके जो क्वेश्चन आए थे उसमें कॉपर पर प्लस था, ठीक है, कॉपर पर प्लस था तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो कौन होती है, अपचयन। तो अपचयित पदार्थ कौन बना, Cu बन गया। हो गया। अब अभिक्रिया कौन सी आएगी, रेडॉक्स। कौन सी आएगी, रेडॉक्स। तो लिखो नंबर 3, रेडॉक्स अभिक्रिया। नंबर 3, इनके एग्जाम्पल प्रश्नों में कराऊंगा आपको, टेंशन मत करना। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती है, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो पहले एक उदाहरण से समझते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। ये है मेरे पास H2O2, क्या ये, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड टूटा तो किस में टूटेगा, और अगर ये वापस मिलेंगे तो, अगर ये टूटता है तो आप देखो दोनों यहां पर पूर्तियां हो रही है, दोनों परिभाषाएं यहां पर संपन्न हो रही है। किसी तत्व से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ऑक्सीकरण, किसी तत्व से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। भाई ये कोई तत्व है, हाइड्रोजन तत्व ही तो है, अरे आवर्त सारणी में 1 नंबर पे है, आवारा तत्व यही है, ठीक है। ये तत्व है, इस तत्व से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीकरण। ये भी तत्व है, इससे हाइड्रोजन अलग हो रही है, मतलब अपचयन। दोनों क्रियाएं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड से रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ संपन्न होते हैं। फिर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे। पहले तो ये बना के अब नीचे लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं, दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं, अर्थात एक पदार्थ तत्व यह होगी कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब पहले दो शब्द समझो, फिर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चले, एक शब्द है ऑक्सीकारक और एक शब्द है अपचायक। ये क्या होते हैं देखो। यही चलती है तीसरे नंबर की अभिक्रिया, इसी में लिखना ऑक्सीकारक और अंडरलाइन कर लेना। तो ऑक्सीकारक तो क्या होता है, लिखो ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके कारण ऑक्सीकरण होता है, जिनके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, या सीधा लिख दो ऑक्सीकरण होता है। ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके कारण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जिनके कारण ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है। एक होता है साथियों अपचायक। अपचायक, और इसमें क्या लिखेंगे? जिस पदार्थ या तत्व के कारण अपचयन होता है, तो लिखो ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके कारण अपचयन होता है, जिनके कारण अपचयन होता है, क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। ये लो, ये तो परिभाषा होगी सामान्य, क्यों मैं बीच में बोलूंगा अभिक्रिया लिखे कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो आप देखते ही बता देंगे साहब कॉपर है, जिंक है, या क्या है ऑक्सीकारक। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं रे भाई अपन।
रेडॉक्स अभिक्रिया का एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। यहां पर Cu मतलब है कॉपर, SO4 मतलब है सल्फेट, और SO2 लिख देता तो क्या हो जाता? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता। अगर यहां पर SO3 लिख देता तो क्या हो जाता? सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाता। क्या हो जाता? ट्राइऑक्साइड हो जाता। ठीक है, आ जाओ यहां पे, आ जाओ। ये जिंक है, यहां पर मामला क्या है? यहां पर ये मामला हो जाता है इनके बीच में, ZnSO4 हो जाता है और ये Cu हो जाता है। ठीक है, देखो इनकी औकात क्या थी, ये देखो। सबसे पहले इनकी औकात ऐसे थी कुछ, Cu और SO4 एक बंध बनाकर आपस में रह रहे थे। इन्होंने बंध क्यों बनाया होगा? है ना, कि भाई कॉपर ने और सल्फेट ने बंध क्यों बनाया होगा? इसलिए बनाया होगा कि कहीं ना कहीं इस कॉपर के पास पहले क्या था? प्लस, और SO4 के पास क्या था? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। क्या ये प्रकृति में स्टेबल है? क्योंकि मैंने कहा कि स्टेबल वही होगा जिस पर ना प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए। ये स्टेबल है। ये एक दिन ऐसे घूमते 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 नवलगढ़ रोड पे मिल गए। ठीक है, नवलगढ़ रोड पे मिले तो इसने कहा भाई मेरे पास क्या है? कमी है, तो मैं स्थायी नहीं हो पा रहा या स्थायी नहीं हो पा रही। इसने कहा भाई मेरे पास अधिकता है मैं स्थायी नहीं हो पा रहा। बोले क्या करें? बोले मैं देता हूं, आप लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? कॉपर को। तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा तो त्यागेगा, सॉरी SO4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर क्या करेगा? ग्रहण। पहले तो एक परिभाषा में आओ, जब कोई तत्व, पदार्थ या यौगिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कौन सी विक्रिया होगी? अपचयन। कौन सी विक्रिया होगी? अपचयन होगी। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये प्लस हट जाएगा, प्लस हट जाएगा तो ये इस रूप में आ गया। ये तो आपका प्रश्न था जो आया था। तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, अपचयित पदार्थ कॉपर है। अब मुझे ये बताओ, इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है? है ना, अपचायक कौन है? सुनना, अभी बताया नहीं मैंने वहां तक, रुको। ये बात समझ में आ गई? अब मैं इसको उठा देता हूं कि ये कहीं ना कहीं ऐसे थे तो स्टेबल होने के लिए आपस में बंध बनाया। इनके बीच में जो बंध बनेगा ये बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध या फिर आयनिक बंध? मारूंगा खींच के लाफा। कल परसों तो बताया था। अरे धन आयन है, ऋण आयन है, तो आयनिक बंध हो गया। इलेक्ट्रॉन देकर बनाते, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा था उसमें, इसके अंदर, तो वो सहसंयोजक बंध है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे रहे हैं, आयन है। क्या है? और ये भी आयन, आयन से बना हुआ बंध क्या कहलाएगा? आयनिक बंध कहलाएगा। ये बन गया, इस अवस्था में आ गए, बंध बन गया, और इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। बात क्लियर? ये दोनों बड़े आराम से अपना घर बसा के रह रहे थे भाई। ठीक है, बात को समझना। एक दिन इनके मोहल्ले में कौन आया? एक दिन जनता कॉलोनी में Zn आया। कौन आया? जिंक आया। जैसे ही ये जिंक आया तो जिंक ने कहा यार मेरी तो क्रिएटिविटी कॉपर से ज्यादा है, मेरी क्रियाशीलता तो कॉपर से ज्यादा है, मेरे में क्रिया करने की क्षमता कॉपर से ज्यादा है। इसने कहा देखो इनका घर बिगाड़ता हूं मैं आज। इसने क्या किया? इस भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो ये क्या बन गया? Zn प्लस। और जैसे ही इसको देखा तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ये बोली देख भाई साहब तू कम कमाता है, छोड़, मैं इसके साथ निकल रही हूं। समझ गए? इनके बीच की बॉन्ड क्या हो गई? टूट गई। टूट गई तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आएंगे।
ये अपनी पहले वाली औकात में तो आएंगे, ऐसे ही तो घूम रहे थे पहले, तो अलग अलग हो गए, तो वापस उसी अवस्था में घूमेंगे। अब ये स्टेबल कब हो? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिले। अब इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे सकता है? जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया? कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण सॉरी अपचयन हो रहा है। लेकिन अपचयन किसके कारण से हो रहा है? कौन नहीं होता तो इसका अपचयन नहीं होता? ये नहीं होता तो नहीं होता। ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके कारण अपचयन होता है, तो यहां इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है? अपचयन करवाने के लिए जो जिम्मेदार है वो अपचायक होगा, या यूं कह दो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। क्या कहा मैंने? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है? अपचायक है। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या कहती है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। पहली परिभाषा लिखाई मैंने, तीसरी, कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। उल्टा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। ये चीज मैं लिखूंगा आपके ताकि याद रहेगी। ठीक है, अब ये कॉपर ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर शांत हो गया। इन दोनों ने कहा चलो भाई अपन जुड़ते हैं, तो Zn+ और SO4- ZnSO4- बना लिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसको नहीं हुई बताओ? मैं पूछूंगा, दूसरा यहां पर एग्जाम्पल लिखे पूछूंगा मैं खड़ा करके, फिर आ जाओ वापस बता दें। वापस से पहले 2 अक्षर और निकल के आए। एक तो लाइन लिखता हूं, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली रेडॉक्स अभिक्रिया मिलेगी। अगर अभिक्रिया का नाम आ गया तो 99.99% वो रेडॉक्स ही देगा, बाकी तो सारी सिंपल है। ठीक है, और दूसरी बात लिखता हूं, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाता है। अब मुझे ये बताओ, ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसके कारण अपचयन होता है। ये तो अपने लिखा। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीकरण, जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम अपचायक कहेंगे, और जिसका अपचयन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। ये तो उल्टा सीधा हो गया। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक कहलाएगा, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। मैं वापस उदाहरण को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि एक कॉपर है, ये यूं घूम रहा था नेचर में, और एक SO4 है यूं घूम रहा था। ये दोनों मिले, आयनिक बंद हो गया, इसके पास कमी, इसके पास अधिकता। अगर इसके पास ऐसे होता तो गड़बड़ हो जाती ना, इसके पास भी फिर ऐसे होता, तभी जुड़ते। भाई दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसके पास एक है तो ऐसे नहीं होगा, मतलब बराबर होंगे इक्विलिटी में। इसके पास कमी, इसके पास अधिकता। ये कब स्थायी हो? जब इलेक्ट्रॉन त्याग दे क्योंकि ज्यादा है इसके पास, और ये कब स्थायी हो? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले क्योंकि कमी है। तो दोनों मिले, इसने कहा मेरी अधिकता खत्म हो जाएगी, आपकी कमी पूरी हो जाएगी, तो दोनों ने आयनिक बंध बना लिया SO4, ये बन गया CuSO4। ये वाला मामला आ गया इनके बीच में, ये स्थिति। फिर आया इनके बीच कौन? Zn। जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्यागा। क्यों त्यागेगा? क्या पड़ी उसको? उसको ये पड़ी है कि भाई साहब मुझे CuSO4 के साथ घोला गया, ये एक बर्तन, इसमें CuSO4 पड़ा है और इसमें Zn को डाल दिया, तो Zn की क्रियाशीलता ज्यादा होती है किससे? कॉपर से। और जिसकी क्रिया ज्यादा होती है तो क्रिया ज्यादा करेगा, क्रिया ज्यादा करेगा तो ये स्वतः Zn+ इलेक्ट्रॉन ये चीज बनाएगा, और जैसे ही ये चीज बनेगी तो इनके बीच का बंध टूटेगा। बंध टूटेगा तो ये वापस Cu में आएगा, ये SO4- में आएगा। ये प्लस वाला इसको ग्रहण करेगा और अपनी कमी को पूर्ति करके और चुपचाप हो जाएगा Cu, और ये अपनी अधिकता को इसके साथ पूरी करेगा, ये मिलकर हो जाएंगे ZnSO4। बात क्लियर? अब देखो यहां ये ऑक्सीकरण अपचयन वाला मामला थोड़ा सा दोबारा बताता हूं ताकि समझ में आए। तो ये बन गया ZnSO4 + Cu। यहां पर इलेक्ट्रॉन किसने त्यागा? इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन
ग्रहण किया, इतनी तो बात स्पष्ट समझ में आ रही है ना। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये इसने त्यागा। अब आ जाओ, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है विक्रिया ऑक्सीकरण। तीसरी परिभाषा, तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अरे ये इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर में त्याग रहा है? तो इसका ऑक्सीकरण किसके चक्कर से हो रहा है? तो कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीकरण कराने वाला, ऑक्सीकारक। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है? अपचयन। तो कॉपर का क्या हो रहा है? किसके कारण? अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो ये ग्रहण करता क्या? नहीं करता। तो इसका अपचयन किसके कारण हो रहा है? जिंक। तो जिंक क्या हो गया? अपचायक। यही तो मैंने कहा कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या है? और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीकारक। इसका अपचयन हो रहा है तो ये क्या है? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं आई? किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो भाई, आएगा ये परीक्षा में, चाहे वो CuSO4 की जगह कुछ चेंज कर दे तत्व। पर ये ध्यान रखना, ऐसे प्लस के आगे जो लिखा होगा ना अकेला, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, बस रटो मत, जिनकी ज्यादा है। ऐसा कुछ देगा जिसमें प्लस के आगे केवल एक ही तत्व हो, जैसे ये तो दो है, एक ही तत्व है, मतलब उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। यहां पर एक चीज और दिख रही है क्या आपको? यही अभिक्रिया देखे वो आपको ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स देगा ही नहीं, वो एग्जांपल में और कुछ दे दे, बिल्कुल सही, वो विस्थापन दे दे। विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉपर का स्थान कौन ले रहा है? यानी जिंक कॉपर को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। समझ में आया? आप बस में जा रहे हैं, आप सीट पर बैठे हैं, सारी सीट भरी हुई है, नवलगढ़ रोड से आगे गए, एक लड़की बस में चढ़ी, आपने देखा लड़की खड़ी है, आप उठ गए, उसको सीट दे दिया, क्या हुआ? विस्थापन हो। क्या हुआ? लेकिन यही एक विस्थापन और हो रहा है। कैसे? एक सीट पर आप, जिस सीट पर आप बैठे हैं वहां पर आपका दोस्त आपके साथ नहीं बैठा, आपका दोस्त उधर बैठा है, लेकिन जो आपके साथ बैठा उसका दोस्त उधर बैठा है। आप चाहते हो कि आप आपके दोस्त के पास बैठे, तो आप उठ के उधर जाओगे और वो इधर आएगा। आपने उसका स्थान लिया, उसने आपका स्थान लिया, दोनों ने आपस में स्थान इंटरचेंज किया, द्विविस्थापन। कौन सी होगी? केवल एक ही तत्व किसी का स्थान ले रहा है। देखो ये जिंक कॉपर का स्थान ले रहा है, कॉपर किसी का स्थान ले रहा है क्या? आपको नहीं साहब, जहां कॉपर था ही आ जाएगा। अरे तो ये इसके साथ कोई है ही नहीं, तो स्थान का लेगा, तो फ्री है, ये फ्री है तो ये फ्री हो जाएगा। जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया तो कॉपर फ्री है, स्थान तो नहीं लिया किसी का, तो ये एक विस्थापन होगा। अगर दो आपस में स्थान चेंज करते हैं तत्व तो द्विविस्थापन होगा। क्या होगा? द्विविस्थापन होगा। तो ऐसे भी कह देखिए, वो पूछ लेगा बताओ ये कौन सा विस्थापन है, तो ये एकल विस्थापन, ओनली विस्थापन है। अब ये बात समझ में आ गई? ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आ गया क्या? बताओ, आ गया? अरे सर माना मत, एग्जाम में पास होना है, सर माने से पास नहीं होगे बेटी, शर्मा अतरी मत शर्मा, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत आया है, हाँ ये आ गया समझ में। CuSO4 जिंक है, जिंक की क्रियाशीलता किसकी तुलना में? इसलिए जिंक किसको प्रभावित करेगा? जिंक ने क्या काम करना शुरू किया? और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उनका, यानी जिंक का क्या हो रहा है? कॉपर पर क्या प्रभाव पड़ा कि इनका बंध टूट गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? इसका अपचयन किसके कारण से हुआ? जिंक के कारण से। और इसका ऑक्सीकरण किसके कारण से हुआ? कॉपर के कारण से। जिसका अपचयन होता है वो, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? बस यूं देखे पूछ लेगा जिंक क्या है तो कह देना इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचायक है। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा, प्रश्न में वापस डालूंगा, दो बार सोल्व करोगे आ जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। उतारो, कहां तक हो गया? ये हो गया था, ये हो गया था, ये परिभाषा, ये उठो।
हो गया क्या? बोलेगा कौन? सारा नोट कर लो, एडजेटिव। हो गया? क्वेश्चन